बात करना चाहूँगा कि वो समाज को एक आईना दिखा रहे हैं, दशा दिशा दिखा रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं 9 साल से बीजेपी सरकार को देख रहा हूँ। जब ये सरकार आई थी तो मुझे उम्मीद था कि ये देश के विकास के लिए, देश की जनता के हित के लिए और हमारे नौजवानों को रोज़गार देगी, शिक्षा देगी और व्यवस्था बेहतर करेगी। लेकिन 9 साल गुजरने के बाद मैं ये महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि एक तरफ देश को बेचा जा रहा है, व्यापारियों का ये देश बना दिया गया है, कॉर्पोरेट हाउस को बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ बेरोजगारों को बेरोजगार बनाया जाए। कभी कहा जाता है फुटबॉल बेचो। भाई, जो आदमी IAS किया है, IPS किया है, ग्रेजुएट हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है, और उसे आप कहते हैं फुटबॉल बेचो, तो फिर सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज को बंद कर दो। जरूरत ही क्या है? पहली बात। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन उनको पॉकेट में रखना, सारे न्यायपालिका को पॉकेट में रख करके केस फैसला करवाना और उनको बंद लिफाफा भेजना। अभी परिणाम हुआ कि हमारे CJ को एक बंद लिफाफा भेजा गया। तो बंद लिफाफा भेजने का मतलब सरकार है, आप मालिक, आपको हमने मैंडेटरी दिया है, जनता के आप हित में बात करते हैं। आप कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, और तो प्रधान सेवक का मतलब क्या होता है? आप उसके बाद में हाउस में जाने के बाद कहते हैं कि नहीं जी, मैं प्रधान सेवक नहीं हूँ, मैं 303 का सेवक हूँ। 303 जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उसके लीडर है, तो बाकी जो है 140 जो करोड़ जो जनता है वो कहाँ जाए, उसका भविष्य कहाँ जाए? इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं एक ब्यूरोक्रेट में रहा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो गया हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देख करके और एक राष्ट्रीय पार्टी हेमराज पे ANP पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और एक ऑल इंडिया हेमराज का गवर्नर हो इंडिया का, जिसके ज्ञानी जयसिंह प्रेसिडेंट थे, और 84 लाख हमारे मेम्बर्स हैं, 766 हमारे सीटर हैं। इन बात पे मैंने 219 पार्टियों को इकट्ठा किया है और उनसे मीटिंग किया, बात किया, उनसे समर्थन लिया है कि भाई ये सरकार को मुझे हटाना हो, तो हटाने की नहीं होगा। कांग्रेस ने भी कहा था कि गरीबी है, तो हमारे क्या है कि जो जीता हुआ कौन है, सत्ता में कौन है? बीजेपी। तो हमें उन्हें हराना होगा। तभी हमें अच्छे सच्चे लोग, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, छोटी पार्टियाँ हैं, जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, सही नियत लेकर के चलना चाहते हैं, समतामूलक राज चाहते हैं, सेकुलर देश चाहते हैं, सबके विकास और सबका साथ, सबकी भागीदारी चाहते हैं। आप सिर्फ कहेंगे, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो अपना विकास कर रहे हैं, सबका साथ किसका ले रहे हैं? वो ले रहे व्यापार। आपको क्या स्कीम है कि मतलब आप भाजपा को रोक सकते हैं? देखिए, उसके लिए हमारा ये है कि भारत के अंदर 5,500 पार्टियाँ हैं, हम उनको लामबंद कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भारत के अंदर 42 लाख NGO संस्थाएं हैं, हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता तक जा रहे हैं, जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाग जाओ, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है ये खत्म हो और सही मायने में सेकुलर देश को बनाने के लिए, समतामूलक बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये 272 की जादुई आंकड़ा है, जिसमें कोई भी सरकार, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी 272 ना लाए, ये विकेंद्रीकरण का एक सिस्टम है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी उम्मीद है कि 2024 की जो इलेक्शन होगा उसमें किसी एक पार्टी को 272 ना आए, उसमें हम लोग लामबंद हो रहे हैं और उस पर पूरी भारत में हजारों प्रोग्राम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हर 15 दिन पे मैं प्रोग्राम शुरू कर दिया है। पहला प्रोग्राम हमने 21 जनवरी को किया, 23 फरवरी को हमने प्रेस क्लब में किया, 16 मार्च को हम लोग जनता मंत्र में करने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो क्षेत्रीय हैं, नेशनल हैं और बहुत सारे हैं, सबको यहाँ इकट्ठा करने जा रहे हैं। और ये सब मिलकर करके बीजेपी को हम 272 से नीचे लाने का ये मुहिम है। हम किसी को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम हटाए ना चाहते हैं। दुआ जी, वोट तो जनता ही करेगी ना। जनता के लिए आपने क्या करा है? 5,000 पार्टियों का नाम गिना रहे हैं, उन्होंने जनता के लिए क्या करा है? आज इस समय वर्तमान में मोदी जी राशन उपलब्ध करा रहे हैं, रहने के लिए मकान दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। उसके अलावा देखिए, जो राशन दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जो राशन दे रहे हैं, अगर जो 100 रुपये का राशन दे रहे हैं तो उनसे टैक्स और उनसे बाकी जो 1,000 ले रहे हैं, तो ओवरऑल जनता से 900 रुपया आप कमाई कर रहे हैं और 100 रुपया बांट रहे हैं। वो भी धरातल में जाएंगे तो वो आपको कागजी चीज़ें। आपने उज्ज्वला
का देखा, लोगों को गैस सिलेंडर कुछ दिया गया, उनको गैस ही जब नहीं मिलेगा, 1200 रुपया ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो तो गैस सिलेंडर को कुछ बना करके बैठे हुए, उनके पास गैस ही नहीं। आपने कहा कि मैंने बहुत सारे शौचालय बना दिया, आप देखिए उसमें पानी नहीं है, नल ही नहीं है, एक दीवार खड़ा कर दिया, और वो दीवार जो है जो 5,000 में बन सकता था, आपने उसको 20,000 रुपया लिया, 50,000 रुपया लिया, तो वहाँ पे भी गड़बड़ घोटाला है। तो इस तरह की जो जुमलाबाजी या इस तरह से गलत नीयत से काम करेंगे, यही जनता को समझाना चाहते हैं, और जनता अब जाग गई है, और इसलिए जो उसको सही सुशासन देगा, जो सही सुशासन देगा, जो जनता के हित में काम करेगा, जनता उसे चुनेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि आप नहीं त्रस्त हैं, इसलिए बीजेपी को हराना है। आप बीजेपी को हराना है, जनता की मांग थी कि हमें राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर बना दिया गया है। जनता की मांग थी कि इसे हिंदू राष्ट्र करना है, तो हिंदू राष्ट्र की तरफ वो कदम उठाए। नहीं, जनता की मांग मंदिर नहीं है, जनता की मांग मस्जिद नहीं है, जनता की मांग गुरुद्वारा नहीं है, जनता की मांग है रोजगार, जनता की मांग रोजगार। कुछ चंद लोग, देखिए कुछ चंद लोग अगर आज देखें तो 100 करोड़ में 30 करोड़ जो है बीजेपी को वोट दिया, तो 30 करोड़ की सरकार है, हम 100 करोड़ की सरकार नहीं कर सकते, 70 करोड़ की विरोध में। पहली बात। दूसरी बात, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, पहली बात आपको ये बता दें कि हिंदू शब्द जो है वो फारसी का शब्द है, इसका अर्थ होता है गुलाम। तो हमें गुलाम राज बनाना है, अब गुलाम तो थे, गुलाम से तो आजादी थी, हम जो अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो किसका फिर गुलाम बनाना चाहते हो? अरे मेरे में कमाल हो गया भाई, आप कहो कि हिंद राष्ट्र बनाएंगे, आप कहो भारत राज्य बनाएंगे, आप कहो सेकुलर राज्य बनाएंगे, आप कहो समूलक राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ की सभी जनता हमारी है, हम साथ मिलकर चलेंगे। आप गुलामों का फिर गुलाम बना, इसका मतलब राजस्थान मिलाना चाहते हो, आप खुद राजा बनना चाहते हो, और हिंदुओं में आप टुकड़ा करना चाहते हो। जो हिंदू का कंसेप्ट दिया गया वो सही नहीं है, और हम ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हम हिंदू हैं। आप मानते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, आप लोग ही जो शब्दों की संधि करते हैं ना, ढोल गवार सब ये सब ताड़न के अधिकारी वाली बात थी, ताड़न को आपने बताया कि मतलब ताड़ना, लोगों को मारना पीटना। अब वो ये कहते हैं कि आपको पता है गीता प्रेस ने उस सबको हटा दिया, ताड़ना का मतलब कहते हैं कि मतलब समझाना। ये जो ढोल राड़ की जो बात की आपने, किसने लिखा, कब लिखा गया? ये ब्राह्मणवादियों का लिखा हुआ है। इनको क्षुद्र और स्वर्ण को बांटने की राजनीतिक रही, वहाँ से भी राजनीति तो हर दौर में चला है, तो वहाँ बनाया किसने? क्या क्षुद्र ने लिखा? क्या जो ढोल नाल जो पीटने वाले उन्होंने लिखा? लिखा किसने? ब्राह्मण ने लिखा। किसने लिखा? मेरा वर्चस्व बना रहे, तो वर्चस्व ये जो अभी 85% की। लेकिन आप इस बात को मान क्यों नहीं रहे? आप तो मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं ना कि जो जातियां बनाई हैं पंडितों ने बनाई हैं, लेकिन आप उस पर चल रहे हैं, आप जो भाजपा घोटाले की बात करेंगे। भागवत जी ने कहा, उसको सब लोग मान लेना, उन्होंने फिर उसका खंडन किया। नहीं, वो पंडितों ने नहीं कहा, वो कुछ विद्वानों का ही है कहना है, कुछ विद्वानों का जो इंटेलेक्चुअल ने लिख दिया। अच्छा, मोहन भागवत जी हैं क्या देश के? क्यों उनकी इसकी बातों को माना जाता है? क्यों इस तरीके के उटपटांगे वो वाक्य बोलते हैं? एक बड़ी संस्था जो 100 साल पुरानी संस्था आरएसएस है, उसका वो प्रधान है, उनके बहुत सारे लोग मेंबर्स होते हैं। जैसे मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मेरे 84 लाख मेंबर्स हैं। वो हर तरह के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, हर मान्यता को मानने वाले। कोई आरएसएस की मान्यता करता है, कोई नहीं मानता, कोई जो है क्षुद्र है, कोई स्वर्ण है, सभी है। तो हर का अलग अलग सोच और मान होता है। भागवत जी चूँकि एक आरएसएस का प्रधान है, और वो आरएसएस आज बीजेपी को चला रही है। बीजेपी सरकार नहीं चला रही है, बीजेपी को आरएसएस चला रही है, और आरएसएस को चलाने वाले जो इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं वो चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। लेकिन सर आपके मन में कैसा, हम मतलब भाजपा को हराना है, लेकिन आपने अभी युवाओं के लिए कोई रोजगार की बात करी नहीं, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करी नहीं, आप डायरेक्ट कर बिल्कुल पहली बात तो ये है कि हमने कहा कि हमारा देश विनाश की तरफ जा रहा है। हमारे लोग सर देश विनाश की तरफ जा रहा है, देश विदेशों में बाबा हो, ये सब देखवा, ये सब। और आप कहोगे कि इकोनॉमी की बात करोगे, इकोनॉमी में आप विदेश में अगर विनाश की तरफ नहीं जा रहा है तो सारे जो जितनी भी हमारे जो सरकारी एजेंसियां वो क्यों गई? ये 2 ही व्यापारियों को क्यों दिया गया? क्यों नहीं राजीव जी को और हमारे कृषि साथी को दिया गया? क्या और व्यापारी लोग नहीं हैं? क्या और यूथ लोग इंटरप्रेन्योर नहीं हैं? तो ये सारी चीज़ें विकास की, ये दिखता कुछ है और होता कुछ है, तो वो सारी चीज़ें चली। इसलिए आपने जो कहा कि
बेरोजगारी की बात, तो मेरा ये कहना है कि जो सत्ता में आता है, जब हम लोग आम आदमी पार्टी के यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में थे, तो यही कांग्रेस की सरकार थी, तो कहा था याद कीजिएगा कि आप लोग अगर स्वराज लाना चाहते हो, लोकपाल लाना चाहते हो, तो सत्ता में आओ। सत्ता आई, अब नहीं कर रही तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो लोकपाल का क्या है? विरोध कर रहे हैं कि ये जो सत्ता आई, जो केजरीवाल जी ने ये झूठ बोला कि जनता को बेवकूफ बनाया, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई सही लोगों को आएगा तो वो सही काम करे, नहीं तो जनता झूठा मारेगी। और ऐसे लोगों के लिए भी मांग कर रहे हैं कि जो ऐसी पार्टियां जो गलत मैनिफेस्टो बनाती है, करती है, उन पे 10 साल 15 साल की बंद रहता है और उसमें कोई चुनाव नहीं होना। और बाकी हर बार नया चेहरा आता है, तो ये सारी चीजें तब होगी। सत्ता में जो होता है वही व्यवस्था करता है, वही जो है लोकतंत्र को बचाता है, वही हमारे जो व्यवस्था सिस्टम को देखता है और आगे बढ़ता है। तो जब तक आप जो है जो सत्ता में बैठे हैं, निरंकुश होता है, उसको नहीं हराएंगे, तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो संविधान नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो व्यवस्था खराब होगी, और व्यवस्था खराब होगी तो जनता तरह करेगा। तो श्रीलंका और पाकिस्तान का हुआ, तो क्या श्रीलंका पाकिस्तान भारत को बनाना चाहते हैं? तो भारत हमारा समझदार है, हम यहाँ एजुकेटेड लोग हैं, हम इसको संभालना चाहते हैं। आप कहते हो कि ये जो है काला धन बहुत हजारों करोड़ों रुपए ला रहे, साहब सब खा गए, कहाँ गया काला धन? आप कहते हो ये करते हैं, वो करते हैं, कर कहाँ रहे? इसीलिए लड़ाई चलते इसलिए जाने वाले सरकार को हराना होगा ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। चलते एक मेरा क्वेश्चन है, जब आप चाहे विधानसभा की संगीत को चुनाव हारने के बाद कुछ भी, हालांकि प्राकृतिक तरफ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। गड़बड़ की जा रही है और जो इसमें वर्तमान सरकार है ईवीएम में गड़बड़ करती है, लेकिन सर आपके पास में 310 दिन है, क्या ईवीएम की भी लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए ईवीएम पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जब लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही है ना सर, देखिए जब कोई पार्टी नहीं आ रही ना सर। मैं उस पर बेबाक बात बता सकता हूँ। जब बैलेट था तो बैलेट की भी मान लीजिए पॉइंट लिखिए। जब हमारे दूसरे कमिश्नर आए और उन्होंने सोचा कि इस पर थोड़ी बदलाव आनी चाहिए, समय की मांग है, तो ईवीएम आया, बैलेट आया, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी का कुछ छोटी पकड़ होती है, उसमें थोड़ा सा हेरा फेरी ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो थोड़ा बहुत हेरा फेरी करते हैं। और उसमें सारे जो वहाँ के जो डीएम होते, जो इंचार्ज होते हैं, सबकी मिली भगत होती है, और इसके लिए जनता को ही जागना होगा, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको लागू होगा। और उसमें बहुत सारा नहीं है, वो बहुत आसानी से उसको सुधारा जा सकता है। ज़रूरत यह है कि मैं अगर हार गया तो अंगूर खट्टा है, ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसके लिए संघर्ष और लड़ाई तरीके से लड़नी होगी, और जो जनता जिसको चाहती है उसको जिताएगी। लेकिन जनता को बताना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि आपको कैसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो आपके हित में काम करे। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के हित की बात करता हूँ, और जनता को बताना चाहता हूँ कि जनता आप जाग जाओ और अपने अच्छे सच्चे प्रतिनिधि को चुनो। कोई भी पार्टी में अगर गलत है, पार्टी के नाम से या उसके दादागिरी से वोट ना करो, बल्कि आपसे जनप्रतिनिधि जो आपके हक में काम करता है उसके लिए चुनो, और तब हमारा देश सही होगा। यही आपको ईवीएम से चाहते हैं या बैलेट पेपर से चाहते हैं? जहाँ पे डर है कि ईवीएम की नहीं, आपका व्यू क्या है? दोनों पोजीशन में होनी चाहिए। जहाँ दूर दराज के जो इलाका है, गाँव देहात के जो इलाका है, जहाँ पे डाकू डकैती होता है, गन पॉइंट चलता है, नाम बताइए होना चाहिए मेरी बात। और जो शहरी इलाका है, जहाँ पे ये लोग मशीनरी और टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके बदलाव करते हैं या उसकी चोरी करते हैं, वहाँ पे पहले दोनों आपको एक बहुत बड़ा दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं। नहीं, सवाल ये है कि व्यवस्था सिस्टम के हिसाब से कहीं पे एक हवलदार भी अपना सिस्टम को संभाल लेता है, और कहीं पे जरूरत पड़ता है कमिश्नर और एसपी को आने का, बड़े बड़े पुलिस और सेना आ जाती है। तो हर तरह जैसा जैसा व्यवस्था है उसके हिसाब से होना चाहिए, और उसके लिए पारदर्शिता होना चाहिए। जिस तरह से आरटीआई आया, जिस तरह से और भी चीज़ों के लिए आप आए, आरटीआई को भी आप बंधन बना दिया है कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पूछ सकते, प्राइम मिनिस्टर कोष में कितना पैसा है, कितना आ रहा है, आप नहीं आरटीआई लगा सकते, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, सीएसआर का फंड जो है सब उसका मिसयूज होता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन में खर्च होता है। जो हालत है उसको बात, इसलिए उसी तरह से चुनाव में
जो ईवीएम का मामला है, उस ईवीएम का जहाँ दुरुपयोग होता है उसको सुधार उसकी मांग जो करते हैं वो जायज मांग कर रहे हैं। इसके हाथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके तो हम दुआ जी जो डॉक्टर एम यू दुआ जी जिन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि जिस समय सरकार इस समय जो काम कर रही है आम जनता के हित में नहीं कर रही है, कर्मचारियों के हित में नहीं कर रही है, तो इस सरकार को हमें हटाना है और हटाने के लिए उन्होंने तरीके बताए।